हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। देखिए, हम लोग DSSB के PYQs देख रहे थे 2021 के। तो हमने जो पिछला PYQ देखे थे 100 क्वेश्चन, वो हमने 6 अक्टूबर का पेपर देखा था। आज हम 1 अक्टूबर को एग्जाम हुई थी, थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनको करने वाले हैं। क्योंकि DSSB को सभी को पता है शिफ्टों में जो है वो पेपर होते हैं। तो जो 1 अक्टूबर को पेपर थर्ड शिफ्ट में जो पेपर आया था वो आज हम करेंगे, है ना। तो आई होप आपने पिछला पेपर देखा हो। और एक बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम प्लीज क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखिए। तो बिल्कुल आज आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूं मैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही शामिल किया गया है। और देखिए, एनसीईआरटी जो है वो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि कल आप 11 बजे आपकी क्लास आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है उसको, और वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उसमें हम हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रांस की क्रांति को। 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 ही है फ्रांस की क्रांति। तो उसके कुछ झलकियां हम देखेंगे कल। बाकी देखिए, मैं आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि KVS, EMRS, NVS इनकी जो है वो पोस्ट आने वाली है। तो आप सभी के सामने EMRS की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जरूर भरिएगा। परंतु इसमें देखिए, एक चीज ये है, इस बार जो इनकी फॉर्म फीस है ना, वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब 1500, 2000, 2500 इनके लगभग, जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस है। तो काफी सारे बच्चों को फीस देख के बहुत झटका लगेगा। लेकिन एक चीज ये भी अच्छी हो जाती है ना इसमें, कि आप इतनी फीस देंगे तो आप पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली लेंगे। जैसे DSSB में क्या फ्री में फॉर्म भरा जाता है ना, तो फीस नहीं लगती। तो क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम दे देंगे, ऐसा है पढ़ाई। अभी काफी सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि उनकी एग्जाम है ना। तो आपको EMRS की भी इसके साथ में प्रिपरेशन करनी है। KVS हो गया, DSSB हो गया, NVS हो गया, EMRS होगी। मोस्टली सभी का पैटर्न सेम होता है। तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। DSSB के एग्जाम देने के बाद में आपको EMRS, उसी के साथ में KVS और NVS की भी प्रिपरेशन करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, who was the last ruler before the onset of the फ्रेंच रिवोल्यूशन? फ्रांस की क्रांति के शुरू होने के पहले अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, फ्रांस की क्रांति स्टार्ट होती है 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। और जब ये क्रांति होती है, उससे पहले फ्रांस का जो अंतिम शासक था वो था कौन? लुई 16वां, लुई 16 जो है वो फ्रांस का शासक था। 1774 में ये बूर्बो राजवंश के थे, और 1774 में जो है वो फ्रांस की गद्दी पर ये बैठते हैं। लुई 16 कौन से राजवंश के थे? बूर्बो राजवंश के। ये हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, और 9th क्लास की एनसीईआरटी में साफ साफ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड द पीसेंट मूवमेंट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस? तो अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलन को चरणों में विभाजित किया गया है। कितने चरणों में? तो देखिए, अवधि के आधार पर अगर हम देखें भारत में किसान आंदोलन को, तो मोस्टली 3 चरणों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला चरण था वो 1857 से लेकर 1921 तक का माना जाता है, जिसके अंतर्गत अवध किसान आंदोलन हो गया था, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये सारी चीजें हुई थी। तो इसमें ये वाले किसान आंदोलन आएंगे। फिर सेकेंड फेज में आता है आपके दूसरा चरण 1923 से लेकर के 1946 तक का जो पीरियड होता है, उसके अंतर्गत आते हैं। तो इस जो पीरियड था 1923 से 46 तक, इसमें प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखनी है। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना दूसरे चरण के अंतर्गत होती है, जो कि 1923 से लेकर के 1946 तक था। तो ये थोड़ा जमींदार शोषण के खिलाफ इसमें वर्ग चेतना जो है वो जागृत हुई थी इस वाले फेज में। फिर थर्ड चरण आता है, आज़ादी के बाद वाला चरण आता है। इसमें जो है बहुत सारी सत्तारूढ़ पार्टियों की असफलता के कारण जो है कृषक आंदोलन हमने निरंतर देखे ही हैं। तो ये 3 चरणों में जो है वो किसान आंदोलन हुए हैं। अगला है, वेयर वॉज लुई 16 केप्ट एज ए वर्चुअल प्रिजनर? कि लुई 16वां को आभासी कैद के रूप में कहाँ रखा गया था? तो देखिए, लुई 16 अभी बताया फ्रांस के राजा थे। 1789 में जो है वो फ्रांस की क्रांति होती है, और उस समय यही वहाँ राजा थे। तो लुई 16 को आभासी कैद के रूप में जो है ट्यूलरीज का पैलेस है उसके अंदर रखा गया था, बंदी बना करके, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन व्हेन डिड नेपोलियन असेंड टू पावर। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन सत्ता में कब आया था? तो देखिए ये भी 9th क्लास के एनसीईआरटी का, अभी तक मैंने ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 1 से ही आपके क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति। बाकी नेपोलियन जो है वो 3rd चैप्टर में आता है आपके, है ना। तो फ्रांस क्रांति के दौरान नेपोलियन सत्ता में कब आया था? तो फ्रांस की क्रांति सभी को याद हो गई है, 1789 में हुई थी। उसके बाद में नेपोलियन जो है वो 1799 में सत्ता में आया था। और 11 नवंबर अगर हम डेट वाइज देखें तो 11 नवंबर 1799 से लेकर के 18 मई 1804 तक जो है ये प्रथम कौंसिल के रूप में इसने शासन ग्रहण किया था। तो सत्ता में कब आया नेपोलियन? 1799 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। सभी को आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अगर इनके संस्थापकों के रूप में देखें तो A.O. ह्यूम जो है इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। उसी के साथ में दादा भाई नौरोजी हो गए, दिनसा वाचा हो गए, ये भी इसमें शामिल थे। और कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो टोटल अगर प्रतिनिधि पूछे तो कितने, 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में होती है। इन विच ईयर डिड द रशियन रिवोल्यूशन स्टार्टेड। रूस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो देखिए रूस की क्रांति जो है वो शुरुआत उसकी 1917 से मानी जाती है। एक होती है फरवरी 1917 और दूसरी होती है अक्टूबर 1917। अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा था और फरवरी 1917 में जो है वो राजशाही का पतन होता है ना। तो ये दोनों हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। फरवरी क्रांति एक खूनी रविवार की घटना कौन सी क्रांति के दौरान हुई थी? तो आगे ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। तो फ्रांस की क्रांति है वो शुरुआत 1917 में होती है। एक फरवरी क्रांति थी जिसमें राजशाही का पतन होता है और एक थी अक्टूबर 1917 जिसमें कि रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा होता है। तो 1917 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्टली ऐसे देखें तो 1904 से ही मानी जाती है, परंतु 1917 की क्रांति पॉपुलर हुई थी इस वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग तेभागा मूवमेंट। तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है पूछा है। तेभागा आंदोलन मैंने आपको पहले भी जो इससे पहले नहीं 6 अक्टूबर को एग्जाम हुई थी उसमें भी इससे सेम क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड। अब आप खुद देखिए कि एक ही मतलब उसमें हो रहा है, जैसे अभी भी आपका 1 नवंबर से 8 नवंबर तक एग्जाम है, शिफ्टों में है ना। वैसे ही उस समय भी 21 में भी ऐसे ही एग्जाम हुआ था शिफ्टों में। तो 6 अक्टूबर का मैंने पेपर करवाया था, उसमें भी मोस्टली जैसे तेभागा आंदोलन से क्वेश्चन था, फ्रांस की क्रांति से था, रूस की क्रांति से था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सेम बता रही हूँ, है ना। तो तेभागा मूवमेंट के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है पूछा है ना। ये आंदोलन किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था। दिस मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द किसान सभा। तो बिल्कुल तेभागा आंदोलन जो है वो 1946 में हुआ था बंगाल में, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। इस आंदोलन में ये आंदोलन जो है वो भारतीय किसान सभा के द्वारा आयोजित किया गया था और इसे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी इस समय में, कब 1936 में, है ना। किसके द्वारा करी गई थी ये भी बता चुकी हूँ। स्वामी सहजानंद ने जो है वो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी 1936 में इस समय, है ना। और ये आंदोलन हुआ कब था? 1946 में, तेभागा आंदोलन। इस आंदोलन में जो है वो जोतदारों को भूमि का स्वामी और साहूकारों के खिलाफ ये आंदोलन था, तेभागा आंदोलन। तो बिल्कुल ये तो सही है दूसरा भी कि जोतदार और साहूकारों के खिलाफ था। इसका संचालन स्वामी सहजानंद ने किया था। तो देखिए स्वामी सहजानंद ने भारतीय अखिल किसान सभा का जो है वो संचालन किया था, ना कि तेभागा आंदोलन का। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाता है आपके सामने। तो दोनों ये जो है वो सही है। किसान आंदोलन द्वारा किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था, बिल्कुल आयोजित किसान सभा अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा हुआ था, लेकिन जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसका संचालन सहजानंद ने किया था, ना कि तेभागा आंदोलन का। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी चीजों में भी मिस्टेक हो जाती है। तो आपके सामने 1 और 2 जो हैं वो सही हो जाएंगे। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में है ना।
तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 में। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है। तो इतना डिफरेंस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द इंडियन एसोसिएशन इन 1876? निम्नलिखित में से किसने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था? तो देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की जाती है। तो इसमें दोनों ही जो है बोथ 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हु वॉज वन ऑफ द फाउंडेड मेंबर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में कौन थे? तो देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है इसके नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना पूना में होती है। और ये एक तरीके की सामाजिक राजनीतिक संगठन था। तो इसमें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा? MG रानाडे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द दिसंब्रिस्ट अपराइजिंग 1825? दिसंब्रिस्ट विद्रोह 1825 के संबंध में कौन सा सही है पूछा है। ठीक है, तो देखिए, दिसंब्रिस्ट विद्रोह जो है वो हुआ था 26, मैं एक बार मोटा मोटा बता दूं, 26 दिसंबर 1825 में जो है बिल्कुल ये दिसंब्रिस्ट विद्रोह, यानी सम्राट जो अलेक्जेंडर प्रथम थे उनकी अचानक मृत्यु के अंतराल के दौरान ये हुआ था। और इस क्रांति में भाग लेने वाले युवा पुरुष ज्यादा थे जिन्होंने कि जार की सेना में अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो मोस्टली उन लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो पहला क्या है आपके सामने कि प्रतिभागी समाज के किसान और श्रमिक थे, तो ऐसा नहीं है। इसमें मैंने बताया आपको कि बहुत सारे युवा जो पुरुष हैं उन्होंने भाग लिया था जो कि सेना के अधिकारी थे। तो प्रतिभागी युवा पुरुष थे जिन्होंने जार की सेना में अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो दूसरा जो है वो सही हो जाएगा, ओनली 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूमा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच एम्परर ऑफ रशिया? डूमा का गठन, ये ड्यूमा का क्वेश्चन पिछले में भी था, है ना। ड्यूमा का गठन रूस के किस सम्राट के काल में हुआ था? तो देखिए, ड्यूमा जो है वो रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है ना। तो 18वीं शताब्दी के रूस की क्रांति बताई थी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस में बहुत सारे शहरों का गठन हुआ और इसमें ड्यूमाओं का गठन स्टार्ट हो गया था। तो पहली औपचारिक रूप से ड्यूमा का गठन जो हुआ था वो 1905 में माना जाता है। जार निकोलस द्वितीय उस समय जो थे वो कौन थे? सम्राट थे, निकोलस सेकंड, है ना। तो जार निकोलस सेकंड के टाइम पीरियड में है वो रूस में ड्यूमा का गठन होता है। तो उस समय राजा कौन थे? निकोलस सेकंड। और कब हुआ था? 1905 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट अकर्ड इन? औद्योगिक क्रांति पहली बार हुई थी। औद्योगिक क्रांति का क्वेश्चन भी पिछले उसमें आया था। तो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से? ब्रिटेन से। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार, अलग अलग चीजें हैं, पहली बार प्रयोग जो अंग्रेजी आर्थिक इतिहासकार हैं, कौन? अर्नोल्ड टायनबी। अर्नोल्ड टायनबी ने 1852 से 83 तक इनका पीरियड था, 83 तक इन्होंने सबसे पहले जो है वो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, है ना। और ये कौन थे? अंग्रेजी आर्थिक इतिहासकार थे। ब्रिटेन में आर्थिक विकास की परिभाषा करने के संदर्भ में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो स्टार्ट हुई वो कहाँ? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ अनसेक्शन extensively applied in the kingdom doesn't have a nature here, and if the British disapproved of the adopted here from the given option select the policy discussed here? यदि राज्य का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकार नहीं है और यदि ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकार को अस्वीकार कर देते हैं तो विलय की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है। दिए गए विकल्पों में से यहाँ की गई चर्चा की नीति का हमको चयन करना है कि ये कौन सी नीति थी, है ना, कि दत्तक पुत्रों के संबंध में। तो आप सभी को पता है ये कौन सी नीति हो जाएगी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इसको बोलेंगे हम।
ऑप्शन नंबर ए जो है आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलेंगे, या फिर व्याप्तगत नीति बोलेंगे, या हड़प की नीति भी इसी को बोला जाता है। जिसमें क्या होता था कि पैतृक वारिस अगर किसी का ना हो तो इस स्थिति में कंपनी जो है वो अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति ये होती है। और ये लाए कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति लाई गई थी 1848 में। मैं यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति थी और ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी कि अगर किसी के मतलब पुत्र ना हो तो वो कंपनी उसका शासन भार संभालेगी, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेगी उसको। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। 1848 से 56 तक इनका शासन था। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बहुत ईजी सा है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 29 मार्च 1857 ओपन फायर ऑन हिज यूरोपियन ऑफिसर। 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारियों पर गोली चला दी थी, किसके द्वारा चलाई गई थी? तो देखिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल थी जो कि अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी, उस पर कहा गया कि गाय और सुअर की चर्बी लगी है। तो इसके विरोध में मंगल पांडे ने जो है वो अपने अधिकारियों पर गोली चलाई थी और इसके बाद ही जो है वो 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है। तो ये जो है 1857 की क्रांति का एक तत्कालिक कारण था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसा कारण था? तत्कालिक कारण था। फिर उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दी जाती है ना। नेक्स्ट है, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द स्वदेशी आंदोलन की प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ। किस रूप में स्टार्ट होता है? तो बंगाल विभाजन के रूप में। देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो ये आरंभ होता है। बंगाल विभाजन का निर्णय जो है वो 20 जुलाई 1905 को इसका विभाजन का जो है वो निर्णय लिया गया था और फिर 16 अक्टूबर 1905 को है ये प्रभावी रूप से स्टार्ट लागू हुआ। तो ये बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन की किस प्रक्रिया के रूप में? बंगाल विभाजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस ऑफ रूलर यार्ड बिकमिंग किंग इज करेक्ट। शासकों के राजा बनने का वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें लुई 1774, तो देखिए लुई 16वां जो है वो 1774 में बिल्कुल बूर्बो राजवंश का था और फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होता है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, लुई 1778। तो देखिए लुई 15 जो है वो 1722 में राजगद्दी पर बैठता है, तो ये गलत हो जाएगा। वहीं उसके साथ में है लुई 14। तो लुई 14 जो है वो 1643 में राजगद्दी पर बैठते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ओनली 1 जो है वो सही हो जाएगा कि 1774 में जो है वो लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है और उनका विवाह जो है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट, उनके साथ इनका विवाह होता है और उन्हीं के समय शासनकाल में जो है वो फ्रांस की क्रांति होती है। बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं इसको। देखिए एनसीईआरटी मैं कल एक वीडियो डालूंगी, अगर उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे तभी मैं उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, शॉर्ट नोट पूरे चैप्टर को पढ़ना, फिर उसमें से नोट्स प्रिपेयर करना, फिर मैंने उसमें पिक्चर भी ऐड की है कि आपको पिक्चर से क्या है विजुअलाइजेशन, मतलब अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो मैं कल उसका एक वीडियो अपलोड करूंगी, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही मैं उसको कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको PYQs का प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको करवाऊंगी पूरे, है ना। उसके साथ में मैं फर्स्ट पेपर के भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं लेकर आऊँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपने बोला था मैम इंग्लिश में भी करवा दो, बाइलिंगुअल होने चाहिए क्वेश्चन, तो वो मैंने आपकी प्रॉमिस की थी मैंने, तो वो पूरा कर रही हूँ मैं आपसे। बिफोर द रशियन रिवोल्यूशन द रशियन वर्किंग क्लास वॉज रेगुलरली लार्जली कंसंट्रेटेड इन। रूसी क्रांति से पहले रूसी वर्ग काफी हद तक केंद्रित था।
ठीक है। तो किस चीज में केंद्रित था काफी हद तक, तो रूसी क्रांति से पहले रूसी वर्ग था वो मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो जो थी उनमें काफी हद तक कपड़ा उद्योग पर केंद्रित था। ये तत्कालीन समय जो ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी के साथ एक बहुत बड़ा कपड़ा उत्पादक देश रहता था, कौन? रूस। तो क्रांति से पहले जो है वो काफी हद तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहां पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सोवियत यूनियन लैंडरिज्म टंग स्लिप अब्सोल्यूट्ड इन, सोवियत संघ में जमींदारों को समाप्त कर दिया गया था। किस वर्ष में जो है वो सोवियत संघ में जमींदारों को समाप्त कर दिया गया था? तो 1917 में जो है ये हुआ था। इसके उपरांत कौन रूस की क्रांति हुई थी और रूस में जो सामंती और जमींदार प्रथा था उसका पूर्ण रूप से जो है वो समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ था? सर्वहारा वर्ग के उदय का मार्ग जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। मैंने बताया था रूस की क्रांति 2 चरणों में होती है, एक फरवरी 1917 और एक अक्टूबर 1917। तो सोवियत संघ का जो बताया था जमींदारों को समाप्त कर दिया गया था 1917 की क्रांति में, और उसके बाद में सर्वहारा वर्ग जो है उसका उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was not able to join the founding session of the Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल हो पाया था पूछा है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है बताया 28 दिसंबर 1885 को जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। इसके संस्थापक सदस्यों में देखें तो मैंने बताया A.O. ह्यूम हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, दिनसा वाचा हो गए, ये शामिल थे। और स्थापना अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता, M.G. रानाडे जैसे नेता शामिल थे, जबकि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है वो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। क्वेश्चन पूछा क्या है? नहीं हो पाए थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसमें शामिल नहीं थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी अधिवेशन में जो है वो कौन सा पहला अधिवेशन भी कहाँ? मुंबई में हुआ था। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है उस समय इस अधिवेशन में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए थे, बाकी सभी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड लुई 16 फ्ली टू पेरिस? लुई 16 का किस वर्ष पेरिस भागा था? तो देखिए लुई 16 जो है वो 1791 में 1791 में जो है वो पेरिस भाग गया था। नेशनल असेंबली ने सन 1791 है वो संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो सम्राट की जितनी भी शक्तियां हैं ना उनको समाप्त कर दिया जाए, सीमित करना। तो इन शक्तियों को खोता देकर सम्राट डर गया और वो फिर 1791 में कहाँ भाग गया था? पेरिस भाग गया था, है ना। तो ये कब भागा था? 1791 में, 1791 में। 89 में तो क्रांति होती है, उसके 2 साल बाद जो है उसको दिखा कि सत्ता जो है वो सम्राट के हाथों से निकलती जा रही है और उस पर जो है वो नेशनल असेंबली अपना प्रारूप तैयार कर रही है। तो इस वजह से लुई 16 जो है वो पेरिस भाग जाता है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि देखिए 20-20 क्वेश्चन का सेक्शन वाइज आते हैं ये, है ना। तो हमने फर्स्ट भाग कर लिया, अभी आगे और क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, मिक्स क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो इसे क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसे ही अपना प्यार जो है इस पर बनाए रखेगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको वीडियो इतने पसंद आ रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और भूलना नहीं है एनसीईआरटी की क्लास आपको जरूर लेनी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।